गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं। इससे पहले हम जान चुके हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, कैसे डायमेंशंस लिखी जाती हैं, डायमेंशंस होती क्या हैं। अब उसके कुछ यूजेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। उसके कुछ यूजेस में हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हो सकता है ये टॉपिक आज के लेक्चर में कवर ना हो पाए, कंटिन्यू करेंगे फिर उसको हम अगले लेक्चर में, अगर नहीं हो पाता है तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। कोई एक इक्वेशन गिवन है आपको और उस इक्वेशन को आपने चेक कर सकते हैं आप डायमेंशंस की हेल्प से कि वो इक्वेशन सही है या नहीं है। तो एक बार मैं उसको सिखाने की कोशिश करता हूं कैसे और क्यों हम कर सकते हैं। जरा आप एक बात बताइए, इस पूरी जो हमारे पास यूज है इसका डायमेंशन का, वो एक ही बात पे डिपेंड कर रहा है कि हम जब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी दो टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो दोनों टर्म सेम क्वांटिटी के होने चाहिए। मैं आपसे बोलूं कि हम जब लेंथ को ऐड करते हैं तो लेंथ को लेंथ से ऐड किया जाता है, लेंथ में टाइम को ऐड नहीं करते। आप लेंथ में टाइम का मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेंथ में टाइम का मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तब सिर्फ सेम क्वांटिटीज का करते हैं। जैसे मैं बोलूं एक बंदे ने एक डिस्टेंस कवर की 100 मीटर 10 सेकेंड में, फिर 200 मीटर 20 सेकेंड्स में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? 100 प्लस 200। आपने ऐड कर दिया दोनों क्वांटिटीज को। तो ओवरऑल एक बात बहुत सिंपल है। जैसे मैं बोलूं इस रूम में नहीं, किसी जंगल में 10 शेर हैं, 10 हाथी हैं, 10 घोड़े हैं, तो शेर 10 हैं। आप 10 शेर को 10 हाथी से जोड़ देंगे तो वो शेर नहीं बचेंगे ना हाथी बचेंगे। क्या बन जाएंगे? जानवर बन जाएंगे। वो कुछ और क्वांटिटी बन गई। तो हम जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सेम क्वांटिटीज का करते हैं। बस यही एक बात का यूज करके हम इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। एक बार सीखेंगे एग्जांपल से, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो पहले हमने किस बात का यूज किया कि सेम क्वांटिटीज या सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड टुगेदर। ये इस रूल की जड़ है। क्या बोला? सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर। और इस प्रिंसिपल को, इस रूल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं, मैंने दो क्वांटिटीज को ऐड किया x प्लस वाई, तो ये x और y दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, इसका मतलब जो डायमेंशन इसकी है वही डायमेंशन इस टर्म की होगी। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इतना आप एक बार जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर मैं एग्जांपल्स की फॉर्म में आता हूं एक बार जल्दी से। चेक करना है आपको, एक इक्वेशन लिखी, बहुत फेमस इक्वेशन है, आप सब जानते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AP स्क्वायर। आपको चेक ये करना है कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है। किससे चेक करना है? डायमेंशनल मेथड की हेल्प से चेक करना है। ये आप जानते होंगे, S क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट, U होती थी इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम है, A इज द एक्सीलरेशन, T इज अगेन टाइम। सारे टर्म्स आपको पता है, 9th क्लास में पढ़ रखी। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन भी बोलते हैं। एक बार हम लिखना शुरू करते हैं, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि
कितने टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, पहले इसमें टर्म्स पहचान लेते हैं। कितने टर्म्स हैं इस पूरी इक्वेशन में? एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो टर्म्स क्या होते हैं? जो प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट किए गए हों उनको हम टर्म्स बोलते हैं। तो इस इक्वेशन में प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट तो ये दो हो रहे हैं और ये अकेला है, तो ये तीन टर्म्स हो गए हैं इस इक्वेशन में। अब मुझे चेक करना है, हम क्या करेंगे चेक करने के लिए? इन तीनों की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। बहुत ध्यान सुनना, बहुत कीमती बात बता रहा हूं कि कोई इक्वेशन अगर लिखी है, उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं सबकी डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इक्वेशन करेक्ट है, ऐसा नहीं है तो इक्वेशन गलत है। सिंपल सा लॉजिक है। शुरू करें। एक बात और आपको बता दूं, ये जो हाफ एक टर्म लगा है ये कोई क्वांटिटी नहीं है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक नंबर है। और डायमेंशंस होती किसकी हैं? फिजिकल क्वांटिटीज की। नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती। तो 1/2 जो लगा है इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो मैं एक बार डायमेंशन लिख रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? l। कंफर्म है? u क्या है? स्पीड है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन कल आपने सीखी थी l t-1। कंफर्म है? टाइम की डायमेंशन क्या होती है? ये सबको पता है, हमने क्या लिखी थी? t की पावर 1। 1 नहीं लिख रहे हैं, डायमेंशन क्या है इसकी? पावर है, कितनी है? 1 है। प्लस हाफ की डायमेंशन होगी नहीं, वो एक नंबर है। एक्सीलरेशन के लिए क्या सीखा था हमने? l t-2। और टाइम के लिए t, और टाइम का क्या हो रखा है? स्क्वायर, तो क्या बन गया? t²। जरा एक बार बहुत जल्दी से देखिएगा, ये डायमेंशन l है। क्या ये t की पावर -1 और t दोनों आपस में कैंसिल हो गए? क्या बचा? l। यहां पर देखिएगा t² है और ये t-2 है, दोनों फिर खत्म। इधर भी क्या बचा? l। तो हमारे पास देखना तीन टर्म्स थे, क्या तीनों की डायमेंशन सेम आई है? और तीनों की डायमेंशन सेम आई है, इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी कैसी है? करेक्ट है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक था कि नहीं था? बात समझ गए हैं कुछ कि इक्वेशन कैसी है? करेक्ट है। तो जब भी हम इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने की बात करें तो आपने सिर्फ क्या देखना है कि क्या सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम है। इसका उल्टा बोलूं मैं इसका उल्टा ही बोल सकता हूं, वो मैं क्वेश्चन में बताता हूं थोड़ी देर बाद। पहले इतना नोट करिए जल्दी से, बात सीख गए हैं। अच्छा, इसी में मैं अगर आपसे एक बात बोलूं, एक ड्रॉबैक भी बता दे रहा हूं। यहां पर मैं इस इक्वेशन में हाफ ना लगाता, इस इक्वेशन में हाफ नहीं लगाता, तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पूरी कहानी पर। यानी डायमेंशन क्या बताता मेथड हमें कि ये इक्वेशन स्टिल करेक्ट है, बट क्या असलियत में सही है? ये इक्वेशन गलत हो चुकी है। पता है आपको कहां पर? ये हाफ t² होता है। तो फिजिक्स की तरफ से देखें तो इक्वेशन गलत है, लेकिन डायमेंशंस का मेथड क्या कहता है? इक्वेशन सही है। तो इसका मतलब एक ड्रॉबैक हो गया इस मेथड का। वो ड्रॉबैक क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम इक्वेशन की करेक्टनेस तो चेक कर सकते हैं, बट ये नहीं चेक कर सकते कि उसमें जो कांस्टेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, कि वो भी सही है या नहीं है। यानी कि कांस्टेंट्स या नंबर्स की करेक्टनेस को चेक नहीं करता, ये सिर्फ क्या चेक करता है? क्वांटिटीज की करेक्टनेस चेक कर पाता है या फिर डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर पाता है। चलिए, आपने ड्रॉबैक भी सीख लिया, दोनों बातें सीख ली। एक की करेक्टनेस चेक करने के लिए मैं आपको देता हूं होमवर्क में, फिर हम और क्वेश्चंस लेते हैं इसके। मैं आपसे बोलूं, आप चेक करिएगा। सिंपल सी इक्वेशन है, v² = x² + 2as। इसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि एक इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्टनेस चेक करनी है तो मैं जल्दी से बता दूं आपको क्या करना है। सभी टर्म्स की डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए? सेम। कितने टर्म्स हैं इसमें? 1, 2 और 3। 3 टर्म्स हैं, तीनों की डायमेंशन लिखिएगा जल्दी से। v क्या है? स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन l t-1, और उसका भी क्या हो रखा है? स्क्वायर है। x क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस का क्या होता है? डायमेंशन l, और उसका भी क्या हो रखा है? स्क्वायर। प्लस 2 की डायमेंशन होगी नहीं, एक्सीलरेशन की क्या होती है? l t-2।
अब कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो एक्सीलरेशन की याद ही नहीं है, जिनको अभी तक LT माइनस टू कहां से आ रहा है उन्हें पता ही नहीं चल रहा है? वो पिछला लेक्चर जाकर देखें, लेक्चर 3 शायद, हाँ 1 2 3 लेक्चर 3 देखिएगा। एस क्या था? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? एल। जरा बोल दीजिएगा जल्दी से। इधर क्या बन गया? स्क्वायर है तो एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये बन गया एल स्क्वायर। आप में से कई लोग दिख गया होगा, गलत हो चुका है, एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये इक्वेशन सही है या गलत है? गलती आ रही है इसमें, तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम नहीं है। इस टर्म की डायमेंशन कैसी आ रही है? गलत आ रही है। और डायमेंशन गलत है या अलग आ रही है? गलत नहीं बोलूंगा, डिफरेंट आ रही है। डिफरेंट आ रही है तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। कैसे करेक्ट नहीं है? डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। कंफर्म बात है? बात सीख गए हैं आप? तो आप क्या लिख देंगे? दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। हमेशा याद रखना वर्ड क्या लिखा करेंगे आप? दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। चलिए मैं इतना हटा रहा हूं, आगे क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट, बहुत ध्यान से सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ये क्या बताया गया है कि एक पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट ये दिया गया है। यहां पर ए बी और सी तीन कोई फिजिकल क्वांटिटीज हैं। टी क्या है? टाइम है। एक्स क्या है? दिख रहा है, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या कह रहे हैं? फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। पहले तो क्वेश्चन सुन लिया है आपने, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछा गया है ए बी सी की डायमेंशंस बतानी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत समझने वाला। नजर डाल ली है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल? 1 2 3 4, और ये इक्वेशन दी गई है हमें। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला इसकी करेक्टनेस चेक करनी है, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये इक्वेशन है, इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। और करेक्ट है का मतलब कि जितने भी टर्म्स इसमें लिखे हुए हैं सबकी डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सबकी डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें एक वो टर्म ढूंढिए, वो मिलेगा आपको। एक ऐसा टर्म ढूंढिए जिसकी डायमेंशन आपको पता है। इन चार टर्म्स में ए बी सी तो मुझे पता ही नहीं, यानी कि इन तीनों टर्म्स की डायमेंशन मैं नहीं जानता। सिर्फ इकलौता एक टर्म बच रहा है x, जिसकी डायमेंशन मैं जानता हूं। मैंने क्या बोला था? x क्या है? लिखा है सामने, डिस्प्लेसमेंट है। t क्या है? टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन मैं जानता हूं। इसका मतलब ये हुआ चाहे जितने भी टर्म इसमें हैं सबकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? जो इसकी है डायमेंशन। लाइन बहुत केयरफुली दोबारा सुनना। हमने सीखा था अभी अभी कि इक्वेशन अगर कोई लिखी है तो सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो डायमेंशन इस टर्म की है वही इसकी है, वही इसकी है और वही इसकी भी है। सुन ली लाइन? तो अब मैं जानता हूं, मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि वो टर्म ढूंढना है जिसकी डायमेंशन आपको पता है। किसकी पता है डायमेंशन? x की पता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो x की डायमेंशन होगी वही a की भी होगी। कंफर्म बात है? क्या वही डायमेंशन सेकेंड टर्म की भी होगी? सेकेंड टर्म कौन सा है? bt, और वही डायमेंशन किसकी होगी? अगले वाले टर्म की भी होगी। क्या इतनी लाइन सुन पाई है आपने? हमारा टास्क समझ गए हैं? तो अब मैं बहुत इजीली शुरू करने जा रहा हूं ये टास्क। ये लाइन अगर समझ गए हैं तो जरूर बताइएगा समझ गए हैं। तो मैंने क्या कर दिया है, इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। x की डायमेंशन मैं जानता हूं क्या होती है, x यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि l। a टर्म है जिसकी डायमेंशन मुझे पूछी गई थी, तो a की डायमेंशन क्या बन गई है? l बन गई। दिस इज माय फर्स्ट आंसर। कंफर्म बात है? अब बात कर लेते हैं, जो x की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन होगी? bt की। अब ये अगला पार्ट हो गया।
जो x की डायमेंशन है वही डायमेंशन किसकी होगी, टर्म bt की। x की डायमेंशन होती है l, b की डायमेंशन पता नहीं, और t की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, हम लोग लिखते हैं जनरली, रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को कैपिटल T से। तो b की डायमेंशन अगर आप निकालेंगे यहां से, तो ये t क्या इधर डिवाइड में आ जाएगा, t इधर डिवाइड में आया तो क्या बचेगा, t की पावर क्या -1 हो जाएगी इधर आकर। जनरली देखना क्या बनेगा, l/t बनेगा, और t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर जल्दी से, l/t-1। क्या ये लाइन समझ गए आप? दो आंसर्स आगे मेरे पास, बात कुछ सीखे हैं, इसी हिसाब से जरा बोलिएगा। थर्ड टर्म की बात करूं, थर्ड टर्म अब मेरे पास क्या हो गया, ये बचा है ct²। तो क्या लिख सकते हैं, जो डायमेंशन x की होगी वही डायमेंशन ct² की होगी। फिर से कहानी रिपीट करिएगा, x की डायमेंशन कितनी है, l है, c की डायमेंशन पता करनी है, और t की डायमेंशन फिर से टाइम है, और टाइम का क्या हो रखा है, स्क्वायर, क्या बन गया, ct²। जरा बोलिएगा ये t² इधर आएगा तो c की डायमेंशन अब क्या होगी मेरे पास, ये t² डिवाइड में आया, ऊपर गया तो -2, तो क्या बन गया, l/t-2। सीख गए हैं? क्या आपने ये क्वेश्चन समझ पाया है? हमने तीनों की डायमेंशन निकाल ली है, a, b और c। a की डायमेंशन क्या आई है, l, यानी कि a क्या हो सकता है, लेंथ हो सकती है। b की डायमेंशन lt-1, यानी b क्या हो सकता है, b वेलोसिटी हो सकती है। lt-1 किसकी होती है, वेलोसिटी की। और c क्या हो सकता है, कहां गया, lt-2 यानी कि c हो सकता है एक एक्सीलरेशन। पूरा क्वेश्चन समझ गए हैं तो एक बार जल्दी से नोट करिएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर आप बताइएगा। हटा दूं क्या इसको? अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज गिवन E is equals to half a v square plus m b h। ये एक इक्वेशन दी गई है आपको, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे अब तक काफी लोग। क्या दिया गया है कि ये क्या है, ये एनर्जी ऑफ ए बॉडी है, ये किसी बॉडी की एनर्जी की इक्वेशन लिखी। यहां पर E ऑब्वियसली क्या है, एनर्जी है, V है स्पीड, M है मास, H है हाइट। अगर ये सारे टर्म्स आप याद कर सकते, वैसे क्वेश्चन में लिखे हुए होंगे, ये क्या लिखा होगा, एनर्जी, V फॉर स्पीड, M फॉर मास, H फॉर हाइट। सुन पाए हैं आपने आई थिंक। क्या करना है भाई, फाइंड वही करना है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड क्वांटिटीज ए एंड बी, ए और बी क्वांटिटीज पता करिए। तो अगर मुझे डायमेंशन पता चलेगी तो मैं क्वांटिटी बता दूंगा। बात समझ रहे हैं? तो अब क्वेश्चन ये है, क्या करेंगे आप, सबसे पहला स्टेप आप अपने मन में बताइए मुझे, क्या करेंगे। इक्वेशन दी गई है यानी कि सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम है। अब वो टर्म ढूंढ लीजिए जिसकी डायमेंशन आपको पता है। इसमें ए अननोन है, मैं नहीं जानता क्या बनेगी डायमेंशन, बी भी अननोन है, मैं नहीं जानता, सिर्फ मुझे क्या पता है, ये ई पता है। ई है एक एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन कल भी मैंने आपको होमवर्क में दी थी, चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल, मैंने एक एनर्जी की डायमेंशन होमवर्क में दी थी। तो एनर्जी की डायमेंशन मुझे पता है, तो क्या हो सकता है कि हर टर्म की डायमेंशन किसके इक्वल रख सकता हूं मैं, एनर्जी के इक्वल। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो डायमेंशन ई की है
वही डायमेंशन किसकी होगी, हाफ ए वी स्क्वायर की होगी। ये लाइन पिछले वाली की तरह है, हाफ की डायमेंशन होती नहीं, ए की मुझे पता करनी है, मैंने लिख दिया ए की मुझे पता करनी है। v है एक वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब एल टी माइनस वन, और उसका भी क्या हो रखा है, स्क्वायर। ये स्क्वायर पता चलता है कैसे आता है, ये v का स्क्वायर, हमने वेलोसिटी की लिख दी और उस पर क्या लगा दिया है, स्क्वायर। एनर्जी की सबको याद होनी चाहिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब आप बोलेंगे सर आपको तो याद है, हमें कैसे याद होंगी, मैंने कल भी बोला था कुछ बेसिक याद, जितनी मैंने कल होमवर्क में दी थी और यहाँ बता दी थी उतनी आप याद रखिए अभी थोड़े दिन के लिए, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जितनी कल होमवर्क में दी थी प्लस जितनी मैंने कल यहाँ पर क्लासरूम में, वर्चुअल क्लासरूम में करवाई थी, बस। जरा बात करिएगा, ए की पता करनी है, ये स्क्वायर हो गया तो क्या बन गया, एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया, स्क्वायर ये पावर तो खेल कर लेते हैं ना आप, एल स्क्वायर टी की पावर भी कितनी हो जाएगी, माइनस टू। इधर क्या लिखा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे, क्या ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आया तो क्या एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, टी की पावर माइनस टू से टी की पावर माइनस टू खत्म, तो ए की डायमेंशन बच कितनी गई है, क्या सिर्फ एम बच गई है। अगर ए की डायमेंशन एम आ गई है तो इसका मतलब ए क्वांटिटी क्या है, ए मास है, एम किसकी होती है, मास की होती है, तो ए क्वांटिटी है क्या, मास है। हमने एक काम पता कर लिया। दूसरी बात करते हैं अब, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी की डायमेंशन किसके इक्वल हो सकती है, दूसरे वाले टर्म के इक्वल, एम बी और एच के इक्वल। डायमेंशन जल्दी लिखिएगा, E की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू, एम की डायमेंशन मास यानी कि कैपिटल एम, बी की मुझे पता करनी है, और एच क्या है, हाइट है, और हाइट की क्या रहती है, हाइट यानी कि लेंथ है, लेंथ यानी कि एल। क्या दिखाई दे रहा है आपको क्लियर, जरा बोलना एक बार, m से m इधर खत्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाना है, ये बच्चों वाली बात है मत पूछना आप, m से m खत्म, l है ये l स्क्वायर है, क्या l से स्क्वायर खत्म हो गया, तो b क्या बच गया मेरे पास, b की डायमेंशन क्या बच गई, इधर से क्या बचा है, l बचा है, क्या आपको दिख रहा है, और इधर से क्या बचा है, t की पावर माइनस टू। तो आप में से कई लोग जानते हैं ये एल टी माइनस टू क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। और जरा इस इक्वेशन में आइएगा, ए की जगह क्या बन गया, मास, बी की जगह हो गया एक्सीलरेशन। अब थोड़ा सा मैं अगर बहुत प्रिसाइज हो जाऊं तो वो प्रिसाइज होकर ये एक्सीलरेशन mgh होता है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज गोइंग टू बी पोटेंशियल एनर्जी, mgh। क्या इतनी लाइंस आप समझ गए हैं, ये टॉपिक समझ गए हैं। मेरा कहने का मतलब था कि आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब था कि कैसे इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हैं, वो हमारा यूज था, और उसी यूज से बेस्ड हमने क्वेश्चन तैयार कर लिए और वो क्वेश्चंस भी सीख लिए। आपको मैं एक आधी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लोग ऐसे रिस्पॉन्स कर नहीं रहे हैं, क्लास 11 जितना ढिलाई दे रही है ये ठीक नहीं है आपके लिए। क्लास 11 वाले बच्चे बिल्कुल नहीं रिस्पॉन्स कर रहे अभी, एक बच्चे का कमेंट आता है या दो का कमेंट आता है आंसर्स के लिए, ये ठीक नहीं है। बता दूं आपको 11th का सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो हम अगला वीडियो भी बनाने से हमें मन ही नहीं करता कि आगे आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि आप बिल्कुल ही नहीं चाह रहे हैं पढ़ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी की तरफ से। तो थोड़ा सा अपने आप को बनाई, में पहले ही बोला था कि 11th बेस तैयार करता है हमारा, जो 11th नहीं पढ़ पाएगा वो 12th किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहला काम अपनी अटेंडेंस लगाइए। आप अटेंडेंस कैसे लगाएंगे, कुछ भी करिए, यस सर बोलिए, प्रेजेंट सर बोलिए, लेकिन आप जैसे ही वीडियो देखेंगे तो आप अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। हमें पता चलना चाहिए कि आप में से कौन देख रहा है। देखो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करूंगा आपसे मैं, तो आप सबसे पहला काम एक करिएगा, एक बार की अटेंडेंस लगाइए अपनी। मैं जानूं तो सही कि आप देख रहे हैं, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, तो प्रेजेंट लगाइए अपनी। चलिए इतना एक बार करिएगा, बाकी बातें अगले लेक्चर में।